आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा 4 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, DU, BHU, JMI, JNU। इनके जो 4 पोर्टल है आपको रेगुलरली विजिट करने पड़ेंगे आफ्टर योर CUT रिजल्ट। सो आपके अकॉर्डिंग इतने सालों में अपने बच्चों को ट्रेन किया है, टॉपर से भी आपकी बात हुई है, हमने देखा भी है। सो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती है? मेन बात है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए, हमें एनालिसिस करी होनी चाहिए कि PYQs में किस तरीके के क्या पैटर्न है का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। NCERT से तुम्हें रीड करना पड़ेगा क्योंकि NCERT से बाहर कुछ आता नहीं है। NCERT बाइबल है CUT के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है लास्ट ईयर भी, आके बता रहे सर हमने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी क्लास इंग्लिश के अंदर। और कितने नंबर? 210, 215। कई सारे बच्चे हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रियलिटी है, लाइक प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ रिलेटेड, या जितने वो इंस्टा पे देखते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब वो कितनी रियल होती है, थोड़ा सा जो मिथ है। सर क्या है ना कि प्लेसमेंट को लेके तो मैं नहीं कहूँगा कि ड्यू में आओ, क्योंकि ड्यू इज नॉट फॉर प्लेसमेंट। हमने कहा कि अनफिल्टर रहने वाला है भाई ये, ठीक है। सो हेलो CUT एस्पिरेंट्स, आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। जो बच्चे इस साल CUT का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि भाई एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, या आपके मन में ये सवाल है कि कट ऑफ कितनी आएगी, किस कट ऑफ पे किस कॉलेज आपको मिलेगा, या फिर आपके मन में आपको ऐसा सवाल भी आता होगा कि क्या मेरा एडमिशन सच में हो पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस अगर आप टारगेट कर रहे हो या दूसरी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो। तो क्लास 12th घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको इस पॉडकास्ट में सारे डाउट्स के क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं। आज हमारे साथ है हर्ष सर, एजुकेशन अड्डा हरसूरी नाम करके ये इनका चैनल है, और आप सबको कई सालों से गाइड करते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से कई सारे बच्चों को इन्होंने इनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई है। तो चलिए आपके सारे सवाल हम इनसे डायरेक्ट पूछेंगे और जानेंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि भाई आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं और क्या डाउट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हर्ष सर हमें ज्वाइन करने के लिए और इन सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड प्लीज़ आप आराम से एक बड़े भाई की तरह आज इनके सारे डाउट्स क्लियर कर देना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इट्स अ प्लेजर हैविंग सेशन विद यू, एंड बिल्कुल अनफिल्टर्ड ऑर्गेनिक वे में जो चीज़ें हैं हम सारे आंसर एकदम बच्चों को सारे डाउट्स इनके क्लियर कर देंगे। एंड इट्स सर ने जैसे बताया आप लोगों को इस पॉडकास्ट में आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर ने पूरी लिस्ट भी बना रखी है, सो एंड तक बिल्कुल बने रहना और देखना। सो हर्ष भाई, सबसे पहले जो सवाल आता है ना, 12th क्लास का जो बच्चा होता है उसको CUT के एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता। तो एक्चुअली कि CUT का एग्ज़ाम्स क्या है, अगर हम उन बच्चों को ये बता पाए तो CUT का एग्ज़ाम क्या है एक्चुअली? सर CUT एक बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, NTA एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे क्या है ना, अगर बच्चे को मेडिकल में जाना है तो वो नीट का एग्ज़ाम देता है, इंजीनियरिंग करनी है तो वो JEE देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर उसको कोई जैसे BA, BCom, BSc ये सभी कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए पहले बैक एंड अगर मैं जाऊँ एकदम हिस्ट्री की बात करूँ तो 2022 से पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे। लाइक आपने क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर किया, यूनिवर्सिटी ने एक मेरिट कट ऑफ निकाली कि आपके 95% है, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा। बट उसके बाद इसमें जो मेरिट बेस्ड एडमिशन था ना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जैसे कैटेगरी रिजर्वेशन वाले की मैं बात करूं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो है ना क्लास 12 के बेसिस पे जब जाते थे तो दूसरी स्टेट के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में उतना नहीं पता था। लेकिन जब से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम आया है तो दूसरी स्टेट से बच्चे भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले पा रहे हैं। अदरवाइज वो क्लास 12th में एग्जाम दिया और वहीं पे अपने कई बार 12th में उनका अच्छा एग्जाम नहीं होता तो उससे भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो एक चांस और मिल जाता है CUT के थ्रू कॉलेज में एडमिशन का। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो क्लास 12th में बहुत सारे बच्चों का क्लास 12th एग्जाम कोई भी मिसहैपनिंग की वजह से ख़राब हो गया है, तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि CUT है और उसके थ्रू ही आपको आगे, जैसे अभी CUT के बाद आपको 3-4 साल कॉलेज लाइफ में अपना वहाँ पे स्पेंड करना है, तो CUT में स्कोर अच्छा करना भी ज़रूरी है और यूनिवर्सिटी में उसी के थ्रू एडमिशन मिलता है फिर। तो इट्स अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जिसके थ्रू आप लोगों का ये गेटवे है आपका यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप BA, BSc, BCom की बात करते हो। जी, और जस्ट लाइक सर जब बच्चे फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं तो मेन टारगेट होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंग इतने सालों में अपने बच्चों को ट्रेन किया है, टॉपर से भी आपकी बात हुई है, हमने देखा भी है। सो उनकी क्या स्ट्रेटजीज रहती है, जो टॉपर स्ट्रेटजी रहती है, और आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी रहती है प्रिपरेशन की CUT के लिए? अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सर इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। पहली कैटेगरी का तो वो स्टूडेंट है जो क्लास 12th में अब जाएगा, यानी कि अभी वो क्लास 12th में हुआ है और अब वो CUT के बारे में सोच रहा है।
और एक जो अभी क्लास 12 उसकी क्लास 12 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी कुछ 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है। तो इन दोनों के लिए ही स्ट्रैटेजी बहुत ही डिफरेंट रहेगी। जो बच्चा ऑलरेडी, मैं स्टार्ट करता हूँ उससे जो अभी जिनका 12th एग्ज़ाम हो गया है और सीयूटी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी होगी ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे इन बच्चों को फोकस करना चाहिए। देखो सीयूटी का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है, इवन 99% सेम है। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जैसे जितने भी आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीएसटी, अकाउंट, ये सब बिल्कुल सेम है। सिर्फ इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज होता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट जो 11th में था वो आ गया। इसके अलावा इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो दोनों अलग है क्लास 12 से, बट वो जनरल एप्टीट्यूड सभी चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है। मेन है डोमेन सब्जेक्ट्स। इंग्लिश तो ऐसा है कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, ग्रामर है, वोकैबलरी है, उसके लिए तो मैं दिन का 1 घंटा दोगे चलता है। लेकिन मेन है डोमेन, और वो भी तुम क्लास 12 में करके आ चुके हो। डोमेन सब्जेक्ट्स एक्चुअली वही सब्जेक्ट जो उनके क्लास 12 में ऑलरेडी होते हैं। हाँ जी, वही सब्जेक्ट जो क्लास 12 में ऑलरेडी आप लोगों के पास है। अब उसमें क्लास 12 में तुम सिलेबस ऑलरेडी एक बार उसको कर चुके हो, तो आप लोगों को सीयूटी ऑब्जेक्टिव, मेन बात है जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए, हमें एनालिसिस करी होनी चाहिए कि पीवाईक्यूज़ में किस तरीके के क्या पैटर्न है का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न है तो हमें यहाँ पे फ़िल्टर करना है। जैसे हमने ये बोर्ड्स में तो सर सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी है, पूरा न्यूमेरिकल भी होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे सीयूटी के अंदर एमसीक्यू बेस्ड है। तो प्रिपरेशन भी आप लोगों की ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि जहाँ से एमसीक्यू पूछे जा सकते हो वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो, और जो सब्जेक्टिव टॉपिक है उसको आप रिमूव करते चलो। तो यहाँ पे सीयूटी के अंदर आप लोगों को रिवीजन करनी होती है। जो आपने सिलेबस बोर्ड्स में कर लिया उसको आपने रिवाइज करना है, देन पीवाईक्यू करना है। जैसे अगर आप फिजिक्स को कर रहे हो तो फिजिक्स के अगर आपने, आज हम बैठे हैं, मैं ऑलरेडी बोर्ड्स कर चुका हूँ बोर्ड्स में, तो मेरे पास कोई साइंस का बच्चा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर वो फिजिक्स का कोई एक टफ चैप्टर कर रहा है आज, तो केमिस्ट्री के ईजी 1 कर ले, बायो के 2 चैप्टर कर ले, तो ईजिली अगर उसने ऑलरेडी करा हुआ है तो 4 चैप्टर दिन के आराम से कर लेगा। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर भी है, अगर उसके पास 3 या 4 डोमेन है तो 60 चैप्टर टोटल हो गए। दिन के अगर वो 4 चैप्टर भी करेगा तो 4 5 15 4 जा कितना हो गया 60, यानी कि कितने दिन में सिलेबस कर लेगा? सिर्फ 15 दिन में सिलेबस आपका हो सकता है। तो 15 दिन के अंदर वो सिलेबस अपना कर सकता है। क्यों? और प्रॉपर, मतलब 4 ही चैप्टर तो कर रहा है एक दिन के, ज़्यादा नहीं कर रहा है, सिर्फ 4, और वो भी कई बच्चों के पास 3 डोमेन भी होते हैं, और ये 15 दिन मैंने बताया बच्चों के पास, तो कितने सारे टाइम था। ठीक है, अभी अगर कोई 15 दिन पहले भी देख रहा है तो उसके लिए बच्चों 15 दिन में भी अभी भी तैयारी हो सकती है। आप अब से भी स्टार्ट करो, तो एग्जाम इनका 11th में से स्टार्ट है, तो अभी 15 डेज तो आराम से है इस चीज़ को लेके। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 15 डेज में भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप बाद में इसको देख रहे हो तो मतलब आप देख लो कि अगर कोई क्लास 12 की स्टार्टिंग से कर रहा है तो वो एंड तक कहाँ पे पहुँच सकता है। तो एक ये आप लोगों को ना, मतलब हम ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 15 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करके एकदम एसआरसीसी में चले जाओगे। अगर बोर्ड्स में बहुत अच्छे से कर रहा है तो 15 दिन तो बहुत इनफ है रिवीजन के लिए। रिवीजन करने के बाद, रिवीजन ऐसा नहीं कि चैप्टर हमने कर लिया, सिर्फ एनसीईआरटी से तुम्हें रीड करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है। एनसीईआरटी बाइबल है सीयूटी के लिए। तो जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो वो एनसीईआरटी पे फोकस हो, पीवाईक्यू पे फोकस हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं। सीयूटी इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंट, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो तुम, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। पीवाईक्यू उसको कितना एनालाइज करा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि अब जैसे मैंने पीवाईक्यू कर लिए, और मेजरली बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू करें, देख लिया, उसमें से आंसर भी देख लिया, ये नहीं देखा कि मैंने कहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था जो मेरे से मिस्टेक हुआ, क्योंकि फ़िल्टर आपको करना पड़ता है उसके अंदर। तो मैं यही बोलूँगा कि 15 डेज़ में भी एग्ज़ाम हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज के लिए 1 घंटा, अब लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, क्लास 12 से कोई लेना देना नहीं है। लाइक इंग्लिश है अपना और जीईटी है उसमें। हाँ, इंग्लिश के लिए 3 सेक्शन है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब। जो वो आपका पैसेज वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वो 3 पैसेजेस आता है, बहुत ज़्यादा मेजर उसका वेटेज है। तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि दिन के अगर डेली के 2 पैसेज कर रहे हो, अभी से भी डेली के 2 पैसेज भी कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। 2 पैसेज, क्योंकि इंग्लिश के अंदर टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा खेल है, क्योंकि 60 मिनट है और 50 क्वेश्चन है, तो और 3 पैसेज तुम्हें सॉल्व करना है, उसके बाद ग्रामर वोकैब भी करना है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम एकदम टाइमर लगा के, और तब आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, दिन के 2 पैसेज करते हो, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ इंग्लिश के अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोर। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है लास्ट ईयर भी,
आके बता रहे सर हमने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी English क्लास की। इंग्लिश के अंदर और कितने नंबर 210 215। बहुत सारे बच्चे ना वोकैब से डरते हैं कि भाई वोकैब कैसे करूँ इंग्लिश हाँ। का, तो वो अब थोड़ा ये सा किस तरह से कर सकते हैं, वोकैबलरी कुछ में रूट इसमें वर्ड्स मेरा होते हैं। हाँ जी वोकैबलरी में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी लास्ट मंथ में आप जो वोकैब करते हो वो उतनी मैटर नहीं करती है रादर देन आपको कितनी वोकैब आती है कितना आप कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेट करते हो तब आप वोकैब यूज़ करते हो। आप जब क्लास 12 में रीडिंग करते थे तब आपने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी मेरे को सर बताते हैं कि सर मैं वेब सीरीज़ देखता था उसी से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई और उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन कई सारे के सारे वेब सीरीज ना देखने बैठ जाए। हाँ वेब सीरीज में देखने बैठ जाए छुट्टी कर तो इंग्लिश आपकी कितनी ज़्यादा मतलब अभी ऐसा नहीं कि एक महीने में तुम इंग्लिश सीख लोगे। वो जो आपने अभी तक आपकी कैसी इंग्लिश है, कैसा आपने वोकैबलरी सीखा, वो ज़्यादा मैटर करता है उसके अंदर। और या ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अभी वोकैबलरी नहीं करे मतलब अभी करता है तो उसका नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। दिन की 5 से 7 वोकैबलरी करते हो तो भी तुमको बहुत सारी वोकैबलरी देखने को मिल जाती हैं। और वो कहाँ, बहुत सारे मटेरियल से सर हम खुद प्रोवाइड करते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि कौन कौन से पूरी एक PDF देते हैं उनको भी 5 से 7 आप डेली करते हो। अब ये है कि 10 तो नहीं कर पाओगे, 5 से 7 डेली करो, डेली अपनी लाइफ में यूज़ करो और आप देखोगे वो रिफ्लेक्ट होती है पेपर के अंदर। अब एक डेली रूटीन वैसे क्या होना चाहिए, डेली टाइम टेबल अगर मतलब हम बता पाए बच्चों को कि भाई इस टाइम टेबल से इतने और इसको पढ़ लो, लाइक डोमेन सब्जेक्ट को इतना पढ़ लो, GET को इतना टाइम दे लो, सो वो एक एक्चुअल थोड़ा सा टाइम टेबल अगर अपन बता पाए। हाँ जी, तो देखो यार CUT की प्रिपरेशन करते हुए, जैसे अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अगर मैं बताऊँ जेन्युइन जो प्रिपरेशन होती है वो 3 फेज़ में चलनी चाहिए। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है फेज़ 1 में, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसमें मैं कभी भी बोलूँगा कि कभी भी टाइम सेट मत करो, हमेशा सेट करो कि क्या करना है। आज के मेरे गोल्स क्या हैं, लाइक मेरे आज मैंने पॉडकास्ट करना था या फिर मेरे जो गोल्स है, मैंने अपने गोल्स लिखे। ये नहीं लिखा कि 4 घंटे मैं 4 घंटे सर के साथ बैठूंगा, उसके अलावा नहीं। वो तो एक टाइम है कि आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लोगों को भी, जैसे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स है, तो उसके अंदर आपने कर लिया कि आज मेरे को ये 4 चैप्टर करने हैं। अब उसको बैलेंस तरीके से, यूँ नहीं कि 4 चैप्टर केमिस्ट्री का भी टफ उठा लिया, फिजिक्स का लंबा चैप्टर उठा लिया, बायो के भी ऐसे लेंथी चैप्टर उठा लिए, नहीं, बैलेंस्ड। फिजिक्स का कर रहा हूँ तो एक ऐसा चैप्टर जो मेरे को लगता है कि फर्स्ट डे है, तो स्टार्ट विद ईजी वन, जिसका वेटेज अच्छा है, ईजी है, उससे स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। और उसमें केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा, अगर फिजिक्स का इजी उठा लिया, केमिस्ट्री का मॉडल उठा लो, बायो तुमने मैक्सिमम बच्चों की अच्छी होती है, तो वहाँ पे तुम 2 चैप्टर उठा लो। तो एक दिन में जब 4 चैप्टर होते हैं ना पहले दिन, कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाता है। थोड़ा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा अपने को। तो जब भी तुम करो, मैं कहूँगा कि टाइम टेबल ऐसे रखो कि मेरे दिन के टारगेट्स हो। तो दिन के 4 चैप्टर हो रहे हैं, कभी दिन के 3 भी हो रहे हैं, 2.5 भी हो रहे हैं, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा पूरा खत्म हो गया कि कुछ किया ही नहीं आज। हाँ। तो वो उस पर कोई वो चीज़ जो है ना, वो इनकन्सिस्टेंसी CUT में आपको पेपर वाले दिन आपको पता चलेगा कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बाकी रही जनरल एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में मैं बोलता हूँ डेली 1 आवर और 15 मिनट्स फॉर वोकैब। 1 आवर के अंदर आप लोगों को ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन आप लोगों को पैसेज करना है, एक दिन आप लोगों को ग्रामर करना है। ऑल्टरनेट डेज में एक दिन पैसेज, एक दिन ग्रामर, एक दिन पैसेज, एक दिन ग्रामर, और वोकैब डेली 10 मिनट्स देने, 7 वोकैब करने, 5 to 7। तो ये इनफ रहेगा इंग्लिश के लिए। और डोमेन सब्जेक्ट का इस तरीके से, डोमेन को मैं यही कहूँगा थोड़ा सा ना, मतलब स्मार्ट वर्क पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध पढ़ रहे हैं। हाँ, 12th से रिलेटेड डोमेन तो। हाँ, क्लास 12th में तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आपने क्लास 12th में रिवीजन नोट्स बना रखे हैं, उससे रिवाइज करो, PYQs को करो। जो PYQs में नहीं हो रहे हैं उसको फिल्टर करके पढ़ो डिटेल के अंदर। इवन जब तुम मान लो कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसके मॉक टेस्ट कोई भी करने से पहले, सिलेबस क्लास 12th में ऑलरेडी कर चुके हो, एक बार करके देख लो उस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। मॉक टेस्ट एकदम जेन्युइन, तुमने देखा कि यार मेरे ना 50 क्वेश्चन होते हैं, आप टाइमर भी लगा के प्रॉपर कि कितने मिनट में हो रहे हैं, तुमने देखा कि 70 मिनट में 25 क्वेश्चन सही है, 25 गलत है 25 स्टार्टिंग में। तो अब क्या होता है ना सर, जब हम कर लेते हैं ना, हमें पता चलता है कि यार 25 क्वेश्चन सही हुए, इसमें से 35 तो मुझे आते थे, 10 तो आते थे। हाँ। लेकिन 10 इसलिए ख़राब हुए क्योंकि मैं वो उस तरीके से सोच नहीं पाया, या फिर मैंने ये मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक्स कर दी। तो वो चीज़ें तुम्हें पहले ही दिन पता चल गई कि मैं ये मिस्टेक करने वाला हूँ, इतना मुझे टाइम लग रहा है और ये टॉपिक्स मेरे वीक है। और जो 25 क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं, उससे ये भी पता चल गया यार ये तो स्ट्रॉन्ग है।
तो फिल्टर आउट हो जाता है कि ये वाला मैंने फ़िल्टर कर लिया कि ये वाली चीज़ जो है मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये वाली चीज़ मेरी वीक है, इस पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग है उसको मेरे को रिवाइज़ करना है। तो वहाँ से फ़िल्टर हो जाता है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ हो जाती है। ऐसे कई बच्चे होते हैं कि एक चैप्टर कर रहे हैं 10 घंटे का, यूट्यूब का 1 शॉट देख रहे हैं, टोटली टाइम वेस्ट है। एंड कोचिंग की भी बात करूँ तो कोचिंग सबके लिए नेसेसरी नहीं है। आप लोग, आपको ऑलरेडी बोर्ड्स का आप कर चुके हो, तो सेल्फ स्टडी, मैं SRCC, स्टीफन हिंदू सबके बच्चों से बात कर चुका हूँ, एंड इवन मेरे थ्रू बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, नहीं हमने लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कोई कोचिंग नहीं लिया, कोई कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी। यानी आप मतलब बिना कोचिंग के भी कर सकते हो भाई, आपको कोई ऐसा नहीं है कि पैसे ही खर्च करने हैं, ठीक है। थोड़ा सेल्फ स्टडी और मेहनत से आप ज़रूर कर सकते हैं, सेल्फ से भी, है ना। बिल्कुल। अब जैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है बच्चों को कि अगर आपको मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े मैथमेटिकल है और उसमें लगता है यार इसमें थोड़ी सी नीड है ट्यूशन की या फिर एक मेंटर की नीड है, तो मैं कहूँगा यार सेल्फ स्टडी करो। उसमें जो डाउट आते हैं एक 1-on-1 मेंटोर रख लो या फिर कोई ट्यूशन ले लो जो आपके नियर बाय है, क्योंकि वो तुम्हें 1-on-1 तुम्हारे जो डाउट्स है उसको सॉल्व कर पाएगा, तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर पाएगा और तुम्हें पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा। वो ज़्यादा बेटर है एज अ तुम एक ग्रुप डिस्कशन या फिर एक जिसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम हेजिटेट होते हो पूछने में या तुम्हारे पर्सनल डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो वाला जो है ना, मतलब तुम ट्यूशन ले लो या पर्सनल ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, वो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। क्योंकि मेजरली क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे 5 से पूरा बैच बना दिया, ठीक है, और पूरे बैच में ही बच्चा एनरोल कर रहा है, 4 सब्जेक्ट की उसको नीड भी नहीं है, 1 सब्जेक्ट की नीड है और उसमें भी उसके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर नहीं हो। क्योंकि कोचिंग तो यार उनका है कि 1-1.5 महीना चलाना है, आपको एक चैप्टर के लिए पढ़ना है, जो आपका टफ है, वो तो उस चैप्टर तक आते आते 15-20 दिन हो जाएंगे। तो इससे बेटर है अपने अकॉर्डिंग चलो और जहाँ पे डाउट है उसके लिए अपना ट्यूशन या फिर मेंटोर रख लो जिससे अपना पर्सनली डाउट पूछ पाओ। सर जैसे ये इनका एग्ज़ाम है तो बच्चे जो इससे पहले एग्जाम दे रहे थे, बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, है ना, तो जैसे जो CBT बेस्ड होता है, CUT का एग्जाम, तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, या नेगेटिव मार्किंग को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो थोड़ा एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है। बिल्कुल सर, इसमें ना बहुत ज़्यादा डाउट आती है बच्चों को, क्योंकि ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी NTA हर बार चेंज कर रहा है। पिछले साल कंप्यूटर बेस्ड लिया, उससे पहले पेन पेपर मोड पे लिया था। तो अब पेन पेपर मोड पे जब था तब 800 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, हाँ। मतलब पर सब्जेक्ट 200, लेकिन वो लास्ट ईयर चेंज हो गया, वो 250 हो गया। तो एकदम मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जो अब पैटर्न है उसके अंदर जो आपका एग्जाम है, हर सब्जेक्ट का 250 मार्क्स का एग्जाम है, हर सब्जेक्ट का 250 मार्क्स विद नो इंटरनल चॉइसेस, कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आप लोगों को उसको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 1 घंटा आप लोगों के पास रहेगा। 1 घंटा 50 क्वेश्चन, 250 मार्क्स का पेपर, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो ये हो गया पैटर्न। अब इसके अंदर भी क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग तो है। अब नेगेटिव मार्किंग है -1 की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें सही में से -1 होगा। अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपने गलत करा तो 6 नंबर का नुकसान है। 6 नंबर का नुकसान है। कैसे? एक क्वेश्चन आपने गलत कर, मान लेते हैं आपने अभी तक 5 क्वेश्चन सही करे हैं, 5 जा 25, 25 नंबर हो गए। एक क्वेश्चन तुमने गलत करा, हाँ। तो उस क्वेश्चन के 5 नंबर तो गए, हाँ। और -1 होगा उस 25 में से, 25 में से तो 24 नंबर आपके नेट हो गए, और उसके तो गए 5 नंबर जो आपने गलत किया है। तो ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का नुकसान है, नुकसान 6 नंबर का है, -1 होगा आपका जितने आपके करेक्ट है उसमें से। अगर हम अनअटेम्प्ट छोड़ दे तो भी नुकसान। सवाल ये भी है बच्चों को उनमें कि कंपलसरी वर्ड उन्होंने इतनी बार सुन लिया है ना, तो कंपलसरी है, उस पे भी मैं आने वाला हूँ। हाँ, वो वाला भी क्लियर। हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या है ना कि ये नेगेटिव मार्किंग का मैं जो बता रहा था कि 6 नंबर कम हो जाते हैं। 6 नंबर कम हो जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो 6 नंबर का नुकसान है, अगर खाली छोड़ देते हो तो 5 नंबर का नुकसान है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें थोड़ा, अगर कई बच्चे कहते हैं सर तो अटेम्प्ट करें या ना करें, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है आप लोगों को। कुछ टेक्निक्स होती हैं, एलिमिनेशन टेक्निक होती हैं, या हमें थोड़ा आइडिया लगता है। हम अगर गेस वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको साइंटिफिकली सोचना पड़ता है कि अगर 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, हाँ। कि 50% हो सकता है सही है, 50 अभी है, तुम आग बंद करके जय माता दी कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, अक्कड़ बक्कड़ कर देते हैं। हाँ, वो जय माता दी कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब आते हैं जो आपने पूछा कंपलसरी वाला। कंपलसरी में एक ये वर्ड NTA खुद लिख के देता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन इसको बहुत सारे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं।
इसमें क्या है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते थे 50 में से 40 अटैम्प्ट करो, 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब इंटरनल चॉइसेस थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, 50 में से 50 अटैम्प्ट करो, यानी कि नो इंटरनल चॉइसेस, नो इंटरनल चॉइसेस। हाँ, कोई आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, 50 में से 50 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50 के 50 अटैम्प्ट करने हैं, आपको जितने आते हैं आप उतने करो। अगर आपको 50 आते हैं ऑफकोर्स 50 करो, 40 आते हैं 40 करो, 45 आते हैं 45 करो, नो कंपल्शन। बस ये है कि कोई चॉइसेस नहीं है यार, चॉइसेस। हाँ, जैसे हमारे पास है 2 क्वेश्चन में से 1 कर लो, वो नहीं हो पाएगा। वो और करके आता है, एंड करके आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। सर कुछ टाइमलाइंस अगर आप बता पाए कि भाई एग्जाम्स, एडमिट कार्ड कब आता है और इंटीमेशन स्लिप आती है वो कब आ जाती है, एंड रिजल्ट और इनका काउंसलिंग प्रोसेस, तो पूरे टाइमलाइन को अगर हम डिस्कस कर पाए कि सीयूटी का पूरा टाइमलाइन क्या होता है कॉलेज स्टार्ट होने तक। बिल्कुल सर, अगर मैं रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल स्टार्ट करूं, हाँ। तो लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो फेब एंड मार्च के अराउंड में स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जनवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। एकदम शॉकिंग रहा हमारे लिए भी कि सीयूटी के रजिस्ट्रेशन, और वो फिर आपका फेब एंड तक चला, 2-3 बार एक्सटेंड हो गया, फेब एंड तक चला। रजिस्ट्रेशन के बाद मेजरली करेक्शन विंडो वगैरह रहते हैं, और वो सब सीयूटी का रजिस्ट्रेशन तक हो गया। इसके बाद आपका जैसे 11 मई को एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको 2 चीज़ें मिलनी है, एक सिटी इंटीमेशन, एक एडमिट कार्ड। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या होती है ना सर, क्या होता था ना, पहले बच्चों का पेन पेपर मोड पे एग्जाम होता था, प्रॉपर डेट शीट आती थी आपको बच्चों के पास कि ये इस दिन से बोर्ड्स का एग्जाम है, हमारे पास पूरी डेट शीट होती है कि यार हमारा जनवरी में या फिर 12 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। हर स्टूडेंट का अलग शिफ्ट हो सकता है, अलग दिन हो सकता है, तो अलग टाइम हो सकता है, तो इसके अंदर कोई पब्लिक डेट शीट नहीं निकाली जाती है। इसीलिए सिटी इंटीमेशन आता है। सिटी इंटीमेशन एक स्लिप होती है जिसमें आपको पता चलेगा आपका इस सिटी में एग्जाम है और इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, सब्जेक्ट कोड आपको उसके अंदर मिल जाता है, और आपकी बेसिक डिटेल उसके अंदर होती है, और किस दिन एग्जाम है ये आपको पता चल जाता है। और ये सिटी इंटीमेशन आप लोगों को देखने को मिलता है लगभग 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, जैसे कि अभी आएगा ये 3 मई से 7 मई के, मतलब कोशिश रहेगी अप्रैल एंड से 5-6 तक आ जाएगा। यानी जो 2026 का एग्जाम है उसका सिटी इंटीमेशन स्लिप अपने को 3-4 मई के आसपास देखने को मिल जाएगा। हाँ, 3-4 या अप्रैल एंड भी उसके अराउंड में मिल जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप है जो पोर्टल पे आती है। फिर एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आपका, एडमिट कार्ड के एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी वो देते हैं अब, और ये आता है आप लोगों का एग्जाम से 2-3 दिन पहले, क्योंकि वो क्या है ना, वो लोकेशन रिवील नहीं करते हैं। अच्छा। आपका सिटी तो मेंशन करके देंगे सिटी इंटीमेशन में, लेकिन एग्जैक्ट वेन्यू नहीं देंगे ताकि कुछ मिस हैपनिंग ना हो वहाँ पे। तो एडमिट कार्ड के अंदर आपका क्या अलग है सिटी इंटीमेशन से, तो वो आपका डिटेल होगा, उसमें रोल नंबर होगा, शिफ्ट होगा, किस शिफ्ट पे है, किस टाइम पे है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और उसके अंदर प्रॉपर वेन्यू आप लोगों का रहता है। सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, सब चीज़ आपने कर लिया है। लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट होता है, फोटोग्राफ होता है, और सिग्नेचर आपके लेते हैं, लेकिन वो सिग्नेचर आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में जब जाते हैं तभी करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर पे साइन होते हैं। हाँ, अगर आप पहले करके लेके चले गए वो नहीं अलाउड है, पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको सिग्नेचर है वहीं पर आपको डायरेक्ट करना है, जहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे, पहले घर से करके नहीं ले जाना। हाँ, उसमें लिखा भी होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन नीचे फॉर्म होता है, उसमें लिखा भी होता है ये चीज़। आंसर जो इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है रिजल्ट? हाँ, तो एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आपका 31 मई को चलेगा। अब सीबीटी है तो थोड़ा सा जल्दी आता है चीज़ें, तो जनवरी में सबसे पहले तो आएगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की के अंदर एनटीए देता है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, तुम मैच करते हो कि तुम कैसे करके आए हो, उसके अकॉर्डिंग मैच करते हो। उसमें तुम चैलेंज भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन चैलेंज करने के 200 रुपये लेता है एनटीए। ठीक है, चैलेंज यानी मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं कि जाके तुम लोग गुस्से में चैलेंज कर रहे हो, मीन्स कि आप करेक्शन के लिए आपको लगता है कि भाई मेरा आंसर सही है और सीयूटी में नंबर नहीं मिले तो वो होता है रीचेकिंग वगैरह टाइप। एनटी नहीं, रीचेकिंग नहीं, इसमें एनटीए आपको जो आंसर दे रहा है तुम उसको चैलेंज कर रहे हो कि ये वाला आंसर सही नहीं है। अच्छा, आपको रीचेक करो एक बार कि जो आपने आंसर करा है वो रीचेक करो, रीचेक होता है और अगर है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है सर। और इसके अंदर प्रोविजनल आंसर की आप लोगों को लगभग आई थिंक एग्ज़ाम ख़त्म होने के 7 to 10 डेज़ के अंदर आ जाएगी प्रोविजनल आंसर की। उसके 5, क्योंकि ये मेरा एक आपको बता रहा हूँ कि टाइमलाइन, क्योंकि एनटीए है, मिस मैनेजमेंट थोड़ा बहुत होता है, तो लास्ट ईयर चेंज भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है।
और ये मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, सीबीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्यूटर पर चढ़ा है सर, 1 मिनट में आपको सारे आंसर स्क्रीन पे दिख जाते हैं, एग्जाम के बाद भी दिख जाता है, थोड़ा प्रोसेस फास्ट होगा इसका। हाँ, एग्जाम के बाद जब बच्चा करके आता है उसको दिखता है कि उसके कितने सही है, रिजल्ट दिखता है। गलत है, करेक्ट। तो प्रोविजनल आंसर की जल्दी आ सकती है, 7 to 10 डेज लगते हैं। देन आप उसको चैलेंज करते हो, चैलेंज करने में 1-2 दिन का टाइम देते हैं वो प्रॉपर। देन उसके 5 to 7 डेज के अंदर फाइनल आंसर रिजल्ट, नहीं फाइनल आंसर कि हाँ भाई ये फाइनल आंसर की है। लास्ट ईयर 2 बार आई है, 2 बार फाइनल आंसर की 2 बार आई है, और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। तो आई थिंक मेरे को ये प्रॉपर रिजल्ट तक आने में 20 जून तक जाएगा, जून के एंड तक। हाँ, क्योंकि प्रोविजनल है, फाइनल है और फिर रिजल्ट है, तो 3 चीज़ है। और ये आपका प्रॉपर सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। इसी के बीच रिजल्ट आने से पहले ड्यू अपना पोर्टल लॉन्च कर देता है। इवन जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं अपना पोर्टल का फेज़ 1। जैसे प्रिपरेशन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 होती, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ अपना जो काउंसलिंग है वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में लेते हैं। तो वो रिजल्ट से पहले स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका जो वो स्पीड अप कर सके जैसे ही बच्चों को रिजल्ट। ड्यू का जो CSS पोर्टल आता है ना, हाँ जी, वो लॉन्च करते हैं, उसका नाम हाँ, CSAS पोर्टल होता है। जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें फिजिकली जाके एडमिशन नहीं लेना है, आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल होता है, कॉमन एलोकेशन सिस्टम पोर्टल, ठीक है। उसमें आप लोगों को रजिस्टर करना होता है और उसी के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होता है। सारा कट ऑफ, प्रेफरेंसेस, सब चीज़ वहीं पे ही आपको सारी चीज़, मतलब आपको एक कदम नहीं चलना है एडमिशन के लिए, आपको पूरी सीट एलोकेशन सब चीज़ उस पोर्टल पे चलेगा। आपका जब एडमिशन हो जाएगा, हाँ कंफर्म हो गया, तब आप उस कॉलेज में जाओगे। फिजिकल वेरिफिकेशन वो भी 1 महीने बाद तक चलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये ड्यू का मैं बता रहा हूँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रहता है। लाइक BHU वगैरह जो है, BHU भी अपना ऑनलाइन उनका सेंट्रलाइज पोर्टल है, कैप UG। और जो अदर है जैसे जामिया है, प्रॉपर फिजिकली मोड पे चलेगा, उनका कोई प्रेफरेंसेस फेज़ 1 फेज़ 2 नहीं होता है, ठीक है। तो उनका फिजिकली मोड पे चलता है। JNU फिजिकली चलता है। यानी कई सारे बच्चों को ये लगता है कि लाइक कि आपको मतलब यूनिवर्सिटीज़ खुद बुलाएंगे, नहीं, हमें CSS पोर्टल पे जाके खुद रजिस्टर करना है ना। अगर हाँ, CUT एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो हम सो नहीं सकते, जाकर आपको रजिस्टर करना ही करना है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपने CUT दिया है और रजिस्टर नहीं करा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो जब यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल लॉन्च कर देती है, जैसे BHU अपना करेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS कर देगी, तो उस पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती है, कोर्सेज हैं, प्रेफरेंस है, तो ये चीज़ें किस तरीके से होती है, इनका क्या प्रोसेस होता है और किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सर। तो जैसे कि सर ने अभी आपने पूछा कि ड्यू है, BHU है, तो यार देखो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा 4 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ड्यू, BHU, JMI, JNU। इनके जो 4 पोर्टल है आपको रेगुलरली विजिट करने पड़ेंगे आफ्टर योर CUT रिजल्ट। जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है प्रॉपरली रीड करो, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को वो फॉलो करनी है। जैसे कि अगर मैं ड्यू को लेके चल रहा हूँ, मैं ड्यू टारगेट कर रहा हूँ, CSAS पोर्टल है, वो आपका मैंने बताया कि 3 फेज़ में आता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 के अंदर सर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर बच्चा बहुत सारी चीज़ें ड्यू से अपने आप, CUT से अपने आप ले लेगा। आप लोगों को फिल नहीं करनी है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन में जाओगे, CUT फॉर्म में जो आपने भरा है, काफ़ी चीज़ें से नेम होता है, फादर नेम होता है, क्लास 12th की चीज़ें होती हैं, वो अपने आप कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ले लेता है। कुछ चीज़ आपको मैनुअली फिल करनी होती है। बहुत बच्चों को डाउट होता है, क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ जो मैंने CUT में डाली है काउंसलिंग के टाइम? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मैंने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना था, लेकिन मैं जब काउंसलिंग में फिल करूंगा, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डाउट्स बच्चों को रहते हैं कि भाई कैटेगरी जो मैंने पहले चूज़ करी थी जब CUT का फॉर्म भर रहा था, क्या आप चेंज हो जाएगी? तो आप कर सकते हो CSS पोर्टल पे जाकर, उस समय कैटेगरी चेंज हो जाएगी एडमिशन के टाइम पे। बिल्कुल सर। तो अब ये जब रजिस्ट्रेशन होगा, अपना सारा सर्टिफिकेट डालेगा, क्लास 12 का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, तो क्लास 12 का रिजल्ट डालेगा, अपनी बेसिक डिटेल डालेगा। उसमें क्या होता है ना, पोर्टल में मेन 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो तुम्हें लास्ट तक काम आने वाली है, ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि इसी पे ही सारी चीज़ें आती है। अगर तुमने कोई ऐसा नंबर डाल दिया जो तुम्हारे पास पर्सनली नहीं है, मेजरली चीज़ें तुम मिस कर दोगे। मेल आईडी बच्चे क्या करते हैं, ऐसी मेल आईडी डाल देंगे जो उनके पास अभी नहीं है, या फिर अपने भाई की डाल दी, या अपनी खुद की नहीं क्रिएट कर। भाई अपने नाम से क्रिएट करो और वो मेल आईडी डालो जो तुम लाइफ टाइम यूज़ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन सब चीज़ तुम्हारे मेल पे आ रही होती है। इवन रिफंड जब होता है वो मेल पे आ रहा होता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इवन तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड तक वहाँ पे जब तुम वो रीसेट कर रहे हो तो उस पर आता है। तो मेल आईडी सही
डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें तो वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे। उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहा है तो स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट अपलोड होते हैं। ECA से अप्लाई कर रहा है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, कोई डांस में और नेशनल लेवल तक उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, डिबेटिंग में नेशनल लेवल गया हुआ है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स से नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है, तो यूनिवर्सिटी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप यहाँ से अप्लाई करो, CUT में कम नंबर है तो भी एडमिशन हो जाता है बच्चों का। तो प्रॉपर वहाँ पे ये फेज़ 1 में ये चीज़ें चलती है, रजिस्ट्रेशन। फिर आता है CUT का रिजल्ट जब आ जाएगा। ये तो मैंने बताया था कि ड्यू सीसेस जल्दी चालू कर देगा। फेज़ 1 CUT रिजल्ट से पहले आ जाता है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले ही फिल करा ली। फिर फेज़ 2 के अंदर आप लोगों का आता है ये CUT का रिजल्ट। उससे CUT का रिजल्ट आ जाता है, देन फेज़ 2 ड्यू ओपन करता है। अब यार देखो, ड्यू के अंदर है 69 कॉलेजेस है, अराउंड 79 UG कोर्सेज है और 186 प्रोग्राम है, BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन है, इतने सारे कोर्सेज है। अब मैं सर केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा यार केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला तो मुझे केमिस्ट्री से रिलेटेड BSc प्रोग्राम मिल जाए जिसमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, चल जाएगा वो भी अपने को। और उसमें भी फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। BSc प्रोग्राम में भी 3 कॉम्बिनेशन अलग बन रहे होते हैं, फिर 3 अलग बन रहे होते हैं। BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, प्रोग्राम है। फिर मैं चाह रहा हूँ कि यार चल फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री मिला, फिजिक्स मिल जाए, तो फिजिक्स भी डाल दिया अपना। तो इस तरीके से मेरी प्रेफरेंसेस हो सकती है अलग अलग कोर्सेज़ की। मैं ये 5 कोर्सेज़ को अगर कोई बच्चा एक कॉलेज और एक कोर्स को टारगेट कर रहा है अपनी प्रेफरेंस में, तो 99% चांस है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इवन 1-2 नहीं, 25 भी डाल देता है और वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में कि हो सकता है नंबर आ भी जाए, नहीं भी है, तो फिर उसको मुश्किल ही है मिलेगा। इवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ एडमिशन है हनीत गांधी मैम भी ये कहते हैं कि 100 डालो, 200 डालो, इतने सारे हैं, आप आराम से उसको फिल करो। तो प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है। एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि यार तुम जिन कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो, तुम जिन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, उनको कॉलेज एंड कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनता है। लाइक मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ एंड मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरा BCom ऑनर्स मिल जाए या तो BCom प्रोग्राम मिल जाए। अब ये भी ड्यू के 40 कॉलेजेस के अंदर है। मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरे 750-800 नंबर आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम श्री राम कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में रखोगे ही नहीं। आपको टॉप कॉलेज से स्टार्ट करो कि फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारी श्री राम कॉलेज है, टॉप कॉलेज, तो उसमें रखो श्री राम कॉलेज BCom ऑनर्स। फिर अपना सेकंड पे रखा है LSR रखा है BCom ऑनर्स, हिंदू कॉलेज रखा है BCom ऑनर्स, हंसराज कॉलेज रखा है BCom ऑनर्स। रेंडमली बता रहा हूँ, जैसे कई बच्चे हंसराज को ऊपर रखते हैं, देन श्री राम, हिंदू, हंसराज, LSR, इस तरीके से किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वर कॉलेज। तो ऐसे तुमने प्रॉपर सबसे पहले BCom ऑनर्स को प्रायोरिटी देके रखा, देन तुम BCom प्रोग्राम के लिए रखो। उसके बाद कॉमर्स के अंदर भी BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड अब तो क्या हो गया ना सर कि बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है, BA प्रोग्राम को समझते हैं यार ये तो अच्छा कोर्स है ही नहीं। लेकिन क्या है, NEP 2022 जब से आया है तो BA प्रोग्राम के कोर्सेज की वैल्यू, इवन BHU आपको BA ऑनर्स देता ही नहीं है, वो BA प्रोग्राम 2 सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो मैंने ले लिया कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, एक बच्चा जिसके पास मैथ्स नहीं है वो BA इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को तब भी करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन रहता है BA प्रोग्राम लो, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, 4 साल कंटिन्यू करो। वैसे 3 साल की डिग्री होती है, ऑप्शनल है, तुम 4 साल भी कर सकते हो। 4th ईयर कंटिन्यू करोगे, इकोनॉमिक्स को मेजर लेके, तुम इको के अंदर तुम्हें ऑनर्स भी मिलेगा, BA प्रोग्राम विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो BA प्रोग्राम करके भी तुम इकोनॉमिक्स में ऑनर्स डिग्री ले सकते हो। तो BA प्रोग्राम इज़ इक्वली गुड कोर्स। डिपेंड करता है यार, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज कॉलेज ओवर कोर्स। ड्यू के अंदर कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कोर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार तुम कॉलेज तो ले लिया तुमने, सेंट स्टीफन। बच्चों के मन में मिथ रहता है कि यार मेरे को जो कोर्स करना है वो कोर्स ले लूँ, या कॉलेज टॉप मिल रहा है उसमें कोई बेकार कोर्स ले लूँ। तो इसमें अपना क्या प्रेफरेंस? हाँ, मेरी प्रेफरेंस ये है कि देखो कॉलेज ओवर कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें, देखो मैं BCom ऑनर्स कर रहा हूँ या BCom प्रोग्राम कर रहा है, अब BCom ऑनर्स में तो मुझे मिल रहा है मोतीलाल कॉलेज, लेकिन वहीं BCom प्रोग्राम में मुझे वहाँ जाके किरोड़ीमल कॉलेज मिल रहा है या रामजस कॉलेज मिल रहा है, वेंकटेश्वर कॉलेज मिल रहा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, क्राउड अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, तो मुझे वो कॉलेज मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं वेंकटेश्वर में चले जाऊँ फॉर BCom प्रोग्राम। लेकिन वहीं पे ही मुझे संस्कृत ऑनर्स मिल रहा है सेंट स्टीफन कॉलेज में। हाँ,
सेंट स्टीफन कॉलेज में। अब इसका मतलब ये नहीं है अब यहाँ पे वो वाला वैलिड नहीं करता कि कॉलेज ओवर कोर्स। हाँ यार संस्कृत मेरी फील्ड ही नहीं है ना यार, तुम बीकॉम ऑनर्स की जगह बीकॉम प्रोग्राम ले लो, चलेगा। एक अच्छा कॉलेज है, मेरे ही पसंद का कोर्स है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 है, जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, वो चलेगा। केमिस्ट्री ऑनर्स है और बीएससी ऑनर्स है, बीएससी प्रोग्राम है, चलेगा। बट यूँ नहीं कि तुम्हें करना तो केमिस्ट्री ऑनर्स था, लेकिन कॉलेज अच्छा लेने के चक्कर में हिंदी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, ये नुकसान हो। वो नहीं, कॉलेज ओवर कोर्स, बट वो भी स्पेसिफिक उसके साथ, ठीक है। तो ये है। अब जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो भाई बहुत सारे बच्चे गांव के हैं, लोगों के मतलब अलग अलग स्टेट से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनके जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी रहती है? जैसे कई बार ना गर्ल सेफ्टी को रहता है, भाई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली जाएगी लड़की बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ भी होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज लाइफ, हॉस्टल वगैरह क्या क्या प्रोसेस रहता है वैसे? देखो सर, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल्स है, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी है। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाती है, जो बहुत ही ज़्यादा जो नीडी है। जैसे कोई बच्चा 250 किलोमीटर का आई थिंक वो लेके चलता है कि 250 किलोमीटर से दिल्ली के रेडियस में 250 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर हो गया या फिर यूपी हो गया, ठीक है, आसपास एरिया को नहीं मिलेगा। जो कोई केरल से आ रहा है या कोई जम्मू से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो दूर से आ रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, सेकंड प्रायोरिटी तुम्हें वो पूछते हैं कि क्यों चाहिए हॉस्टल तुम्हें, तीसरा कट ऑफ। तो हॉस्टल लेना ड्यू के अंदर उतना आसान नहीं है। डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन तुम्हारा स्कोर अच्छा होना चाहिए, एंड उसके बाद रीज़न तुमसे लेते हैं, जो तुम्हें वैलिड रीज़न वहाँ देना होता है। उसके बाद हॉस्टल लाइफ में कहता हूँ ना सर, अगर कॉलेज लाइफ जीनी है, हाँ भाई मैंने कॉलेज लाइफ जी है, तो वो हॉस्टल होना चाहिए साथ। जो हॉस्टल में है वो तो कॉलेज लाइफ जी रहा है, और वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो कॉलेज लाइफ को अच्छे से जी रहा है, कि हाँ कॉलेज में ये कैंपस लाइफ है पूरी, है ना। तो मैं कहूँगा कि हॉस्टल ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन हॉस्टल अब ऑफ कोर्स सबको सीट नहीं मिल पाती है। इवन क्या है ना, नॉर्थ कैंपस के अंदर गवर्नमेंट के खुद के हॉस्टल्स हैं, कुछ 5 to 7, 10 हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे तुम वो ड्यू से अलग है, ड्यू के अंदर है, कॉलेज के अंदर अलग है, और ये नॉर्थ कैंपस के अंदर गवर्नमेंट के हॉस्टल्स अलग है। तो वहाँ पे भी तो काफ़ी सीट्स हैं, इवन स्पेशली फॉर गर्ल्स अलग से हैं, अफोर्डेबल होते हैं वो, गवर्नमेंट हॉस्टल्स है। तो ऐसा नहीं है, सेफ्टी को लेके पूरा यहाँ पे देखा जाता है। इवन अब तो प्रॉपर CPR चलती है नॉर्थ कैंपस के अंदर, तो सिक्योरिटी को लेके कोई इश्यूज नहीं आते हैं। और इवन ऑल गर्ल्स कॉलेजेस भी ड्यू के अंदर हैं, तो जो बच्चे सिक्योरिटी या वैसे तो क्वाइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ओनली गर्ल्स में पढ़े, या फिर बच्चे की खुद की प्रायोरिटी भी होती है, तो ड्यू के अंदर ओनली गर्ल्स कॉलेजेस भी हैं। इवन ड्यू ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा 2-3-4 कट ऑफ में कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। जैसे कोई सिंगल डॉटर है तो उनको एडमिशन मिल जाता है। और जैसे लाइक कि अब CUT का फीस पेमेंट प्रोसेस भी एक बार हमें डिस्कस करना चाहिए कि अब इसका जो फीस होता है वो कितना होता है, या पे कैसे करते हैं फीस, ये चीज़ें भी। हाँ एग्जैक्टली क्या है ना इसमें, एग्जैक्टली तो मुझे फीस नहीं याद है, लेकिन हाँ रफली जो मैं आपको बता देता हूँ, वो पर सब्जेक्ट लेते हैं। आई थिंक वो पर सब्जेक्ट 250 ले रहे हैं, और हर कैटेगरी का अलग होता है। इंग्लिश का 250, देन डोमेन का, जैसे कोई बच्चा 4 ले रहा है, 4 डोमेन है, तो अराउंड 250 है, नॉट एग्जैक्टली 254,000 हो गया एक बच्चे का। और कोई बच्चा जनरल टेस्ट भी ले रहा है तो 1250 रुपीज़। कॉलेज की सेमेस्टर वाइज फीस क्या रह जाती होगी? वो हर मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो उसको फीस पेमेंट करनी है सेमेस्टर की, हाँ, तो हाँ, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चे को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा कोर्स है, सर अगर वो कंप्यूटर साइंस है तो 45,000 भी है, 1 सेमेस्टर की नहीं, 1 ईयर फीस जाती है। जब फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है 1 ईयर फीस होती है ड्यू के अंदर। तो अब कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो 45,000 है, केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है तो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, वो वेरी करती है 12,000 to 17,000। जर्नलिज्म ले रहा है सर, उसके अंदर चीज़ें होती हैं, यूज़ होती हैं, बहुत एकदम लैब वगैरह होता है, तो वहाँ पे तुम देखोगे फीस जो है 35,000 तक जा रही है, 40,000 तक जा रही है, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज जिसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, वो आप देखोगे उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब जैसे BMS कोर्स है, उसके अंदर भी थोड़ी सी फीस 40, इतनी भी ज़्यादा नहीं, 1 ईयर की फ़ीस 40,000 कम ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर कोई बच्चा है ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो 1 टाइम तो उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ड्यू अलग से फॉर्म निकालता है, फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको
स्कॉलरशिप लगा लो या ड्यू का अपना फॉर्म होता है, रिफंड हो जाता है सारा फीस। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भाई, रिफंड हो जाता है fees, हाँ, जो बच्चे लेकिन जो जेन्युइन है, जिनको जेन्युइनली नीड है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपको फीस पे करने के बाद जब सारा एडमिशन वगैरह होता है, ड्यू फॉर्म निकालते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम भी देते हैं, वो फॉर्म फिल करते हो एंड अगर आप एलिजिबल हो उसके आपको फ़ी रिफंड होती है। सर ये जो फीस पेमेंट का प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, ऑनलाइन ही होता है? सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होता है फीस पेमेंट का, ड्यू का। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया जो भी ऑनलाइन पोर्टल है, BHU है, ड्यू है, उनका ऑनलाइन, बाकी जो अदर हैं जैसे जिनका फिजिकल है तो उनका फिजिकल मोड। फिजिकली मोड पे। अब एक चीज़ ये सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कॉलेज एलोकेट हो गया, उससे पसंद भी आ गया कॉलेज, तो उसमें फ्रीज अपग्रेड करके कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, तो इसका कैसा रहता है सीन? सर जैसे कोई बच्चा है उसने प्रेफरेंसेस में मान लो 200 कॉलेज कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनाया है, फिल कर दिया फेज़ 2 के अंदर, उसको उसकी प्रेफरेंस का लगा लो 56th प्रेफरेंस मिली है उसे, और उसके अंदर उसको मिल गया दयाल सिंह मॉर्निंग कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। अब उसको 56 फर्स्ट में मिला, तो तब उसने सोचा है कि ये कॉलेज यार एक्सेप्ट तो कर लेता, एक्सेप्ट तो करना नेसेसरी है, एक्सेप्ट करना नेसेसरी है, अगर नहीं किया तो ड्यू के एडमिशन से डायरेक्ट बाहर हो, एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर आगे पार्टिसिपेट करना है तो। एक्सेप्ट किया कोई भी देखो, पहले एक बात और बता दूं सीक्रेट, कि पहले राउंड में कॉलेज और कोर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपग्रेड भी करना है तो। अगर तुमने 10 प्रेफरेंस डाल दी और उनमें से कुछ भी नहीं मिला तो भाई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू फिल मैक्सिमम प्रेफरेंसेस ताकि कोई ना कोई अलॉटमेंट तुम्हें फर्स्ट राउंड में हो, देन अपग्रेड वगैरह करते रहेंगे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही तुम्हें एलोकेशन होती है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। क्या होता है ना कि अभी तक ड्यू ने फेज़ 1 फेज़ 2 करा, उसके बाद पर्सनली जो कॉलेज तुम्हें मिला उसके पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो वेरीफाई करेगा, 1 से 2 दिन का, 1 दिन के अंदर सारे कर देते हैं। वेरीफाई होता है, तुम्हारे पास पोर्टल पे स्टेटस आता है कि आपका वेरीफाई हो गया, प्रिंसिपल से, वो कन्वेनर से वगैरह से होता है। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई होता है, आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आता है, विद इन 1 डे का ऑप्शन देते हैं वो, वहाँ पे पे करना होता है। पे करने के बाद आपको एक एलोकेशन वो मिलती है, फ़ी स्लिप मिलती है, फ़ी रिसिप्ट। फ़ी रिसिप्ट बहुत संभाल के रखनी है, क्योंकि फर्स्ट डे जब तुम कॉलेज जाओगे वो एक ऐसा ID कार्ड काम करेगा तुम्हारे लिए कॉलेज में एंट्री के लिए, तो वो फ़ी रिसिप्ट मिलती है। और उसके बाद सेकेंड राउंड जब आता है, तुम्हारे पोर्टल पे ऑप्शन आएगा फ्रीज। अब सेकेंड राउंड आने से पहले फ्रीज या अपग्रेड। फ्रीज का मतलब है अगर तुमने फ्रीज का बटन दबा दिया तो तुम आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो करंट एलोकेशन तुम्हें है तुम उसी में ही रह जाओगे, और उससे आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि तुम अपग्रेड या आगे किसी भी राउंड में तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो फ्रीज का मतलब ये है कि तुम्हें कोई जो कॉलेज मिला है उससे तुम मोर देन सेटिस्फाइड हो, और तुम आगे नहीं, मान लो किसी बच्चे को श्री राम कॉलेज मिल गया सर BCom ऑनर्स के लिए, ऑफ कोर्स फ्रीज करेगा, ठीक है। कोई बच्चा हिंदू कॉलेज है, केमिस्ट्री ऑनर्स मिल गया, फ्रीज करेगा। कोई बच्चा है उसको उसके घर के पास का कॉलेज मिल गया, कोई इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन्स है एक, उसको वो मिल गया, उसके पसंद का कोर्स मिल गया, कह रहा है यार मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ूंगा, मैं उसी में चले जाती हूँ, तो वो फ्रीज कर लेगा। तो फ्रीज ऐसे, लेकिन ऐसे कोई है जिसको कॉलेज मिल गया और उसको पता नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से फ्रीज कर दिया, तो सर एक बार भी मौका नहीं मिलेगा कि तुम उसको आगे पार्टिसिपेट कर पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि फ्रीज का बटन आप ध्यान से दबाएं, है ना? हाँ, और एक्सेप्ट तो सबको करना ही करना। हाँ, अगर तुम्हें वो कॉलेज चाहिए तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे पार्टिसिपेट करना तो भी करना पड़ेगा। मान लो तुम्हें जो कॉलेज अभी मिला है तुम उसे नहीं चाहते हो, लेकिन स्टिल यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू पे द फीस, और उसके बाद अगर तुम्हें आगे कोई राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन आप विड्रॉल करके रिफंड ले सकते हैं। ये एक सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और एक अपग्रेड का भी ऑप्शन आता है, उसमें तो अपग्रेड पे क्लिक कर दिया, तो मैंने मान लो सेकंड वाला मुझे कॉलेज एलोकेट हो गया, तो क्या मेरा पुराना वाला चला जाएगा? हाँ जी, तो अगर आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेड का मतलब मैंने बताया था 56 प्रेफरेंस आपको मिल गई, तो 56 से जितनी नीचे है वो सारी खत्म, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। 56 के जितनी ऊपर प्रेफरेंसेस हैं उसमें से तुमने अपग्रेड प्रेस किया और किसी भी कॉलेज की कट ऑफ कम हुई तो उसमें से तुम्हें मान लो 56 से तुम चले गए 40 पे। ऑफ कोर्स 40 पे अगर तुम चले गए तो वो तुम्हें कॉलेज एलोकेट हुआ तो ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सेप्ट बटन वो तुम उसमें चले जाओगे 40 वाले में, बिना एक्सेप्ट करे। अभी इसमें एक और बात है, 40 वाले में तो तुम चले जाओगे, जो तुम्हारे पास कॉलेज था वो गया हाथ से, वो हाथ से गया, 56 वाला गया, 56 वाला गया। अच्छा। 40 वाले में तुम हो गए हो। हाँ। अब 40 वाले में फीस का कैसे रहेगा? 40 वाले की फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा है तो ऑप्शन आएगा पे करने का, अगर कम है
तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गई और जो बचा हुआ अमाउंट है वो थोड़े दिन में तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे हैं कि सर मान लो मेरे को मिला ही नहीं 40 वाला भी, मेरे पास 56 था, अपग्रेड दबाने पे तो मेरे हाथ से वो चले जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो 56 वाला सेफ है। हाँ, तो अपग्रेड करना एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अपग्रेड अगर तुम करते हो तो जो तुम्हारे पास है वो सेफ रहेगा अगर तुम्हें ऊपर वाला एलोकेट नहीं होता है। अब लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है ना, एक बच्चे का केस बताता हूँ। एक बच्चा था, उसको लेडी श्री राम कॉलेज मिला सर फर्स्ट राउंड में फॉर आई थिंक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आई थिंक इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला। उसने उससे ऊपर किरोड़ीमल कॉलेज रखा हुआ था। अब वो बच्चा LSR में जाके एकदम खुश हो गया, वहाँ जाने लग गया, 1 महीना हो गया। अब ड्यू का लंबा होता है थोड़ा प्रोसेस, फ्रीज करना भूल गया। फ्रीज करना भूल गया वो, और अपग्रेड पे उन्होंने लगा दिया था सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ। जो उसको नया वाला कॉलेज मिला उसको फ्रीज करना ही भूल गया। हाँ, फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड पे लगा दिया। अब पहले तो उसको था कि चल अपग्रेड करना है, लेकिन सेकंड राउंड में उसको अपग्रेड नहीं हुआ। अब अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, स्टिल वो अपग्रेड पे ही है, ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड के लिए वो अपग्रेड पे ही है। वो 1 महीना हो गया, वो LSR में बढ़िया माहौल में, एकदम अच्छा लगा एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स अच्छे लगे, एकदम बच्चा वहाँ पे उसका मन लग गया। लेकिन उसने अपग्रेड पे लगा रखा, उसको नहीं पता। ड्यू ने निकाला थर्ड राउंड और उसका अपग्रेड करके किरोड़ीमल में पहुँच गया। उसको कोई आइडिया नहीं है। मैंने डाली एक वीडियो कि अपग्रेड हो गया बच्चों का, पोर्टल पे दिखाया। उसने पोर्टल खोल के मेरे को पैनिक होके मेरे को फ़ोन किया, सर कुछ हो सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें उसमें जाना ही पड़ेगा भाई। तो ये होती है कि तुम्हें पोर्टल को जब तक क्लोज नहीं हो जाता, अगर तुमने अपग्रेड करा है, यू नीड टू चेक इट रेगुलरली। तुम्हें पोर्टल को चेक करना पड़ेगा, या तो अगर अपग्रेड कर रहे हो तो। अगर फ्रीज कर दिया, टेंशन फ्री जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। लेकिन अगर तुम अपग्रेड कर रहे हो तो जब तक ड्यू का लास्ट राउंड नहीं हो जाता, यू नीड टू चेक योर पोर्टल रेगुलरली। ठीक, तो ये चीज़ है। और सर जैसे कई सारे मिथ हैं, जैसे अब लाइक कई सारे बच्चे हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रियलिटी है, लाइक प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ रिलेटेड, या जितने वो इंस्टा पे देखते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब वो कितनी रियल होती है, थोड़ा सा जो मिथ है ड्यू का या जो रियलिटी है, एक बार वही आप बता दीजिए कि प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं, या फेस्ट लाइफ कैसी रहती है, 3 साल अब क्या क्या मज़े। इलेक्शंस तो एकदम अमेजिंग है ही, बहुत सारे चलते रहते हैं, है ना। कंट्रोवर्सीज़ के लिए तो ड्यू फेमस ही है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। सो ड्यू की कॉलेज लाइफ कैसी है और प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं? सर क्या है ना कि प्लेसमेंट को लेके तो मैं नहीं कहूँगा कि ड्यू में आओ, क्योंकि ड्यू इज़ नॉट फॉर प्लेसमेंट। हमने कहा कि अनफिल्टर रहने वाला है भाई ये। हाँ, ठीक है। ड्यू प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना चाहता। ड्यू अपने एक्सपोजर, अपने जो आप लोगों को वो एक्सपोजर देता है, हर बच्चा हर अलग अलग स्टेट से आता है, आपको वहाँ पे सोसाइटी, एक कल्चर मिलता है ड्यू के अंदर, वो स्टूडेंट लाइफ मिल पाती है तुम्हें, क्योंकि बच्चे कम फीस दे रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, एक नेम है ड्यू का, कि कहीं पे भी देखते हैं तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ा हुआ है, तो एक ब्रांड वैल्यू मिलती है। दूसरा एक्सपोजर मिलता है, तुम बहुत चीज़ सीखते हो, अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सोसाइटीज़ हैं। और क्या ड्यू का हर कॉलेज वर्थ इट है? तो ये भी रियलिटी है कि भाई नहीं है। नहीं है। अगर तुम ड्यू के जो ऊपर के टॉप 10 कॉलेजेस को हटा दो, वो भी मैं तुम्हें नाम उंगलियों पे गिनवाता हूँ। श्री राम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स से इकोनॉमिक्स के लिए जाते हो, दी बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं है। परफेक्ट। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में तुम जाते हो BMS एंड BBA के लिए, उससे बेस्ट नहीं है। हिंदू कॉलेज में तुम जाते हो पॉल साइंस के लिए, तो वो बेस्ट है। इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो स्टीफन से अच्छा कॉलेज नहीं है। स्टीफन से बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज़ के लिए मिरांडा हाउस भी गुड है, एंड कोई बच्चा ओनली गर्ल्स में जाना चाहता है तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए मिरांडा हाउस भी गुड है, पहले नया रैंकिंग 1 पे था काफ़ी टाइम तक। और लेडी श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स गुड है। कोई बच्चा साइकोलॉजी के लिए आ रहा है तो LSR गुड है। जर्नलिज्म के लिए अभी कुछ कॉलेजेस हैं ड्यू के अंदर, खुद भी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म भी है। तो ये कुछ मतलब ऊपर के जो कॉलेजेस हैं ना, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन हो गया, LSR हो गया, है मिरांडा हाउस हो गया, किरोड़ीमल है, ये जो 10 कॉलेजेस हैं वहाँ पे तुम्हें, अब जैसे आप मानोगे श्री राम कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी है वो बहुत सारे ऑथर्स हैं, मतलब बहुत फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने खुद बुक लिख रखी है, तो तुम्हें प्रॉपर कॉलेज लाइफ मिलती है वहाँ पे। अभी मैं श्री राम कॉलेज में था, एक क्लास में बैठा था, मैं देख रहा हूँ एक फर्स्ट ईयर का बच्चा आ रहा है फुल एकदम फॉर्मल्स के अंदर, सीनियर्स बैठे हुए हैं एंड वो उसका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। वो आ रहा है प्रॉपर अपना फॉर्मल्स में आया, ग्रीट किया उसने, वो सामने बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर के अंदर है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट ही इज़ ट्राइंग, एंड वो एज अ कॉर्पोरेट में अगर बैठे हैं, अगर इंटरव्यू देने आ रहा है तो
उसी तरीके से सीनियर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें लो फील होता है। सर मैं एक बात कहूँगा, फेल होना बहुत ज़रूरी है, फेल होना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हें तुम्हारी ईगो हर्ट जितनी जल्दी होगी तुम उतनी जल्दी लर्निंग वगैरह करते भाई कि मुझे प्रूफ तो करना ही है, मुझे प्रूफ करना है। तो वो क्या है ना, क्या मिलेगा श्री राम में जाके, वो जो तुम जो दूसरे कॉलेजेस में 3-4 साल में सीखोगे वो 1 सेमेस्टर में सीख जाओगे। क्यों? कल्चर है, वो सोसाइटीज़ हैं, वो स्टूडेंट है, वो सीनियर्स है जो तुम्हें गाइड करते हैं, वो उन्होंने एक अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ है। सेम स्टीफन्स कॉलेज में वो जो तुम ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में मिस आउट करते हो। ऐसा नहीं कह रहा कि ड्यू के कॉलेजेस बेकार है यार, तुम एक अपने ऐसे कॉलेज के अंदर जाओ जिसमें तुम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, 1 लाख फीस दे रहे हो, और एक तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऑफ कैंपस के अंदर अपने पसंद का कोर्स कर रहे हो और वो तुम्हारा 10-15 हज़ार का पड़ रहा है, तो ROI कौन दे रहा है? प्राइवेट वाले भी नहीं देने वाले प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस भी नहीं देने वाला प्लेसमेंट, बट तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है? या कोई कॉलेज तुम्हारे घर के पास है, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम ये, क्योंकि आजकल स्किल्स की वैल्यू है सिर्फ, स्किल्स की वैल्यू। अगर तुम BSc केमिस्ट्री कर रहे हो या फिर BCom कर रहे हो, तुम प्राइवेट से करो या ड्यू के ऑफ कैंपस से करो, प्लेसमेंट दोनों में नहीं है। प्लेसमेंट जैसे अब ऑफ कैंपस है या प्राइवेट है, अब प्राइवेट भी बोल देगा कि हमारे यहाँ के 10 बच्चों को मिली हुई है, दयाल सिंह भी बोलता है मेरे 35 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया था। तो ऐसा नहीं है कि ड्यू के ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट नहीं है, अगर तुम में वो टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटीज़, कोशिश तो ऑफ कैंपस में भी रहती है, कोशिश प्राइवेट वाले भी करते हैं, लेकिन जो ड्यू ऑफ कैंपस ले रहा है 15-20 हज़ार पे, वो आपसे लैक्स में चार्ज करते हैं। तो वो तुम डिपेंड करते हैं यार तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है, क्या तुम उस कल्चर में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। एंड मैं यही बोलूँगा कि यार ये जो टॉप 10 कॉलेजेस के नाम मैंने बताए उसी में जाओ यार, उसके अलावा तो मैंने तुम्हें बता दिया कि प्राइवेट और ऑफ कैंपस में कितना फ़र्क है। और सर जैसे बच्चे नए आते हैं तो उनके मन में रहता है क्या ड्यू में रैगिंग वगैरह अभी भी होती है कि नहीं होती है, कैसा है, फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? हाँ, ये भी एक बार एक बात। हाँ, रैगिंग को लेके तो देखो ड्यू में कोई रैगिंग नहीं होती है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे कॉलेज है, रामजस कॉलेज है बच्चों के, मैं बता दूं तो रामजस कॉलेज के सीनियर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत, वो कॉलेज हमेशा से जाना जाता है, सीनियर्स और जूनियर्स का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। श्री राम कॉलेज के अंदर थोड़ा सा स्टडीयस इन्वायरमेंट रहता है, लेकिन वहाँ के सीनियर्स भी बहुत हेल्पफुल है, सेम सेंट स्टीफन के भी कहीं रैगिंग नहीं होती। इवन दयाल सिंह कॉलेज है, कोई भी कॉलेज अगर आपकी बात करोगे तो रैगिंग कहीं पे भी नहीं होती। अगर आप एज अ स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ड्यू का जो फेस्ट कल्चर है ये कैसा रहता है भाई? बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, रील में भी देखते हैं, तो एक बार फेस्ट कल्चर एक बार बताइए कैसा रहता है। बिल्कुल सर, देखो ड्यू अपने फेस्ट को लेके बहुत फेमस है। कुछ कॉलेज है, श्री राम कॉलेज का फेस्ट है, हिंदू कॉलेज का मैका है, ठीक है, वेंकटेश्वर कॉलेज का है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी आते हैं ड्यू के अंदर। इवन द सोसाइटीज़ जो है ना, ड्यू अपने सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब आप लोगों को ना, जैसे जो और कॉलेजेस में क्या है ड्यू में बेटर, तो एक्सपोजर और एक सोसाइटी जो तुम्हें ड्यू के कॉलेजेस को अलग बनाती है। बाकी नाम तो है ही, ब्रांड वैल्यू तो है ही। तो फेस्ट में ये है कि सर मैं बोलूँगा कि अगर तुमने ड्यू के फेस्ट अटेंड नहीं करे तो यार क्या ही लाइफ जी है। हाँ, तो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड रहता है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके फेस्ट ज़रूर अटेंड करो। अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हें अपनी स्किल्स पे और अपनी पढ़ाई पे जितना ध्यान देना है, उतना ही तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मेमोरी बनानी है, उतने ही तुम्हें फेस्ट अटेंड करने हैं। और मतलब ड्यू में अगर फेस्ट तो मेन चीज़ है, मतलब वहाँ तो जाना ही है यार, वहाँ अलग मेमोरी होती है। अपने दोस्तों को फ़ोन किया, हमारे वहाँ पे एक ही मेट्रो स्टेशन पे मिल रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है ना, रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन जैसे कॉलेज लाइफ निकल जाती है उसके बाद प्रेशर आ जाता है। सर इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जस्ट लाइक अब आप जैसे हम एंड अप कर रहे हैं, तो लाइक 12th के बाद जब बच्चा कॉलेज में आया तो उसको 3 साल क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि उसको प्लेसमेंट भी मिले आगे चल के? नौकरी बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई बच्चा कॉलेज में गया है यानी निकलेगा तो जॉब लगेगी, क्योंकि उनको तो कई सारे फैक्टर्स नहीं पता है भाई स्किल क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग लास्ट वन की भाई जब कॉलेज में आप ज्वाइन करो तो 3 साल कैसे आइडियली बिताओ, शॉर्ट में अगर हम जान पाए? देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि मेरी क्या चॉइस है। जैसे एक बच्चा मैं हूँ, तो मैंने अपने पूरे ग्रेजुएशन में 3 साल लगातार इंटर्नशिप करी थी, पेड। इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये डिपेंड करता है, कैटेगरी है। जैसे कि एक बच्चा है उसको अर्न करने का ज़्यादा नहीं है, उसको है कि मैं, जैसे कोई बच्चा है सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, तो वो उसका ये है कि मैं सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ, कंपटीशन उतने ज़्यादा जीतूँ और वहाँ पे मेरा जो है वो बिल्ड होके मैं जो साइड हसल मेरा है इसको मैं आगे ग्रो करूँ। कोई बच्चा है जो गवर्नमेंट एग्जाम की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट उसका गोल है, तो वो कोशिश करे कि सोसाइटी ऐसी ज्वाइन कर ले जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो
और फिर वहाँ पे अपनी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है। और एक बच्चा मेरी तरह जो चाहता है कि यार अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और फाइनेंशियली थोड़ा सा अर्न करना है कॉलेज में रहते रहते ही, तो स्टार्ट अर्ली। बस इसमें भी थोड़ा सा ये है कि स्कैम्स में नहीं फंसना है, ध्यान देना है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बना के रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट, सही इंटर्नशिप के लिए जो सोर्स है, बच्चे पूछते हैं बहुत क्या सोर्स सबसे बेस्ट है। सोर्स है तुम्हारा रेफरेंस, सीनियर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा नेटवर्किंग। जितने भी अच्छे कॉलेज है, श्री राम कॉलेज है, बच्चों को क्यों इंटर्नशिप जल्दी मिल जाती है, वहाँ पे जो नेटवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सेम हिंदू का नेटवर्क सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन मेरे को क्यों इंटर्नशिप मिल पाई, मेरा थोड़ा नेटवर्क था, मेरे साथ अच्छे कुछ सीनियर्स कनेक्टेड थे, वहाँ से रेफरेंसेस के थ्रू मुझे इंटर्नशिप मिली, जो मैंने रेगुलर 3 ईयर कंटिन्यू करी। अपना कॉलेज का फीस उसमें दिया, अपना खुद का खर्चा निकाला, फैमिली को भी सपोर्ट किया। तो इस तरीके से होता है। एंड इवन कुछ बच्चे सर ऐसे होते हैं ना, ब्लैंक है, कुछ नहीं समझ में आता। जैसे एक मेरा कॉलेज में एक मेरा फ्रेंड था, वो उसने कुछ नहीं किया ऐसे इंटर्नशिप वगैरह, लेकिन वो स्टडी में बहुत, मतलब कुछ नहीं अगर तुम्हें समझ में आता है तो भाई पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कर लो। ठीक है, क्यों? उसमें क्या होगा भाई, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो रोज़, टीचर को पता है ये बच्चा अच्छे से पढ़ता है, उसको टीचर ने रिकमेंड किया और डीआरडीओ में उसकी इंटर्नशिप लगवाई। क्यों? रेगुलर बच्चा आ रहा है, टीचर के सामने इमेज बनती है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जी जान लगा के पढ़ाई कर लो भाई। ठीक है, वहाँ से भी तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसने 3 साल कंप्लीट करते करते अपना पेपर तक पब्लिश कर लिया, साथ में उसने डीआरडीओ की इंटर्नशिप साथ में करी, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया उसने 2-3 गवर्नमेंट बॉडीज़ के आगे, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया पूरे, और अपनी CGPA भी उसने चमकाई, 9.5 कुछ लेके आया था। तो अब उसने इंटर्नशिप कुछ नहीं करी, सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करी, लेकिन स्टिल उसने बहुत अच्छा करा। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है, ब्लैंक है, तो भाई पढ़ाई कर लो। और अपना है समझ में आता है, इंटर्नशिप अगर तुम्हें करनी है तो इंटर्नशिप कैसे रहता है कि यार तुम फिर पढ़ाई में थोड़ा सा तो डाउन हो जाते हो, मीडियोकर टाइप जाते हो, लेकिन फिर वहाँ पे तुम अगर पेड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आराम से, अगर रेफरेंसेस के थ्रू जाते हो, लिंक्डइन पे भी जाओगे, नेटवर्क बनाओगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे ग्रैब करो और फिर वहाँ पे तुम इंटर्नशिप उसको कंटिन्यू करते हो, वहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उसके बाद वो लेटर ऑन आफ्टर ग्रेजुएशन ऐड ऑन भी होता है तुम्हें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया और आपने एग्जैक्टली जो चीज़ें बच्चों के मन में डाउट्स रहती है वो सारे क्लियर करें। एंड आई होप कि अब आपके मन में कोई सवाल या डाउट नहीं रहे होंगे भी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, हम वो फिर से सर से पूछेंगे, फिर से आपके लिए टाइम लेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो बच्चों, आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैंने आपके सारे सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं फिर से उन सभी के आंसर्स एक्सपर्ट, गेस्ट या एजुकेटर से लेकर आऊँगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे मेंटोर्स सही तरीके से गाइड करते हैं। CUT की सारी डिटेल आपको हमारे ऐप में मिलती है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सारे अपडेट्स मैं आपको आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।